गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात। मैं हूँ शबाना रब्बानी, आपकी इंग्लिश की शिक्षिका डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह से। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक कविता लेकर, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। कविता का शीर्षक है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब keep quiet, silence. Let there be quietness all around. Yes, this is what it means. यही है जो कहता है कि अपने आसपास थोड़ा शांति रखो, खामोश रहो और चीजों का आनंद लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको इसके पोएट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। पोएट पैब्लो नेरुदा। कीपिंग क्वाइट इज अ पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरुदा इन स्पेनिश। ये स्पेनिश में लिखा गया है और ये इनका पूरा रियल नाम मैं आपको पहले बता दूं कि इनका जन्म 1904 में हुआ है और इनका पेन नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेव्स बसाल्टो और इनका जन्म चिल में पैरल नामक नगर में हुआ है। नेरुदा की सारी कहानियां, सारी कविताएं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल होती हैं, लेकिन उनकी चोट बहुत ही गंभीर होती है। इस कविता में भी उन्होंने इस चीज को दर्शाने की पूरी कोशिश की है। आइए देखते हैं। राइट, वो एक स्पेनिश थे एंड विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। इन्होंने सारी कविताएं इंग्लिश में लिखा और उनकी सारी कविताओं को फिर से स्पेनिश में लिखा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इन दिस पोएम द नोबेल प्राइज विनर पोएट aims to appeal to the readers to take a little time out of their busy schedules and life for a little introspection and retrospection. इस कविता में कवि कहते हैं कि आप अपने आसपास के बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अपना जायजा लीजिए, अपने आप से सवाल जवाब कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, रिट्रोस्पेक्ट कीजिए, यानी अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। पूर्वभावी जो पहले से फीलिंग है आपकी, उन सभी चीजों को सोचिए, थिंक अबाउट इट। द टाइटल कीपिंग क्वाइट इज सिंबॉलिक टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज कीपिंग क्वाइट इन द माइंड। पोएट कहते हैं कि ये नाम जो कीपिंग क्वाइट उन्होंने दिया है वो सिंबॉलिकल है। इनका ये मतलब नहीं कि आप खामोशी रहिए, ये एक नाम सिंबॉलिकल वे में इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो कहते हैं कि आप सारी एक्टिविटीज को थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। कीपिंग क्वाइट इन द माइंड, नॉट डूइंग एनीथिंग बट टू क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वर्ड। कुछ नहीं कीजिए, थोड़े देर के लिए आराम से अपने आसपास के वातावरण को देखिए और इस पृथ्वी के बारे में सोचिए, इस धरती के बारे में सोचिए, यहाँ के पर्यावरण के बारे में सोचिए। That humans have created around themselves. वैसी दुनिया जो मनुष्यों ने अपने आसपास बना ली है। इनका चोट कहीं और है। कहाँ? हम आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हैं। एक जिंदगी रेस हो गई, दौड़ 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 दौड़। हर कोई इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि चाहे कुछ हो जाए हमें चाहिए, और इसी में हम लोगों ने आज तक हर चीजों को अनदेखा कर दिया। आज बच्चों, आज आप देखिए, हम लोग बोलते हैं कि भाई कोविड-19 ने हम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। व्हाट इज क्वारंटाइन? आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, अकेलापन। क्यों? द रीजन कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पृथ्वी को चोट पर चोट देते चले गए और अंततः पृथ्वी ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। आज हमें किसी चीज ने ऐसा नहीं रोका है, बल्कि पृथ्वी ने अपना हिसाब किताब बराबर करने की ठान ली है और आज हम मजबूर हैं अपने आप को क्वारंटाइन करने के लिए। ऐसे समय में ये कविता आपको पढ़ाने में मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आप इस कविता को और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से पृथ्वी को अनदेखा करने से पृथ्वी हमसे अपना बदला लेती है।
उसने फिर से हमें शांत कर दिया। उसने हम जब नहीं सुन रहे थे, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, हम रिट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी ने आज हमें मजबूर कर दिया, हमें अपने आप में शांत कर दिया। आप घर में बैठो, अपने आप में रहो, सोचो, देखो तुमने क्या किया, है ना। तो ये आज नौबत इसलिए आई है, हमने पृथ्वी पर ध्यान नहीं दिया, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दिया और हर चीज़ को बर्बाद करके रखा। और ये बर्बादी का सबब है कि आज हम पे वो हावी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों, इस कहानी, इस कविता का थीम क्या है? इस कविता का थीम सिर्फ दो चीज है, इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, अपने आप से सवाल जवाब कीजिए, है ना। जिंदगी की दौड़ में हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं। अगर गौर करें फिर तो वही कहेंगे कि हम मौत के पास आ गए। कितने लोग मर रहे हैं, एक छोटा सा वायरस आज हमें कहाँ से कहाँ ले गया, राइट। हमें अपनों से दूर कर रहा है, भाई उसको कोविड हो गया है, उसको नहीं छुओ, राइट। थिंक ऑफ इट, सोचिए बच्चे। रिट्रोस्पेक्शन, पूर्व प्रभावी, जो पहले से भी होता आ रहा है, जो हम लोगों ने कभी कभी ऐसा हुआ है, एहसास हुआ है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते चले गए। स्पेशली हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या किया उन्होंने? अपना काम देखा, अपना सेटअप कर दिया, है ना, अपना इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, सारा सीवेज कहाँ निकाल दिया? रिवर्स में। सारी रिवर्स दूषित हो गई। उससे क्या हुआ? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको नुकसान पहुंचने लगा, वो लोग मरने लगे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं, किसी ने नहीं सोचा। यही वो थीम है जिसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कभी ये नहीं कहता है कि आप कीपिंग क्वाइट का मतलब कि आप निश्चल हो जाइए, बेकार हो जाइए, नहीं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा देर खामोश रहकर, चुप रहकर आत्मनिरीक्षण कीजिए, थोड़ा दिमाग विवेक लगाकर सोचिए कि हम कहाँ आ गए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया और हम अपने पृथ्वी को किस तरह का बना रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से कविता शुरू होती है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग 1 से 12 तक गिनेंगे। 12 क्यों लिया गया है? क्योंकि आपका टाइम मेजरमेंट है, 1 से 12 आपका टाइम है, ये मेजरमेंट ऑफ टाइम है ना। तो इसीलिए 12 कवि ने इस 12 को चुना है कि नाउ अब हम लोग 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, कीप स्टिल। और इस 12 तक जब हम लोग गिनेंगे तो हम लोग निश्चल रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिल्कुल खामोशी से 12 तक गिनकर, राइट। The poet asks everyone to count to 12 and calm themselves down and be still after the counting. कवि ने कहा है कि सब कोई 12 तक गिनिए और अपने आप को काम कीजिए, ठंडा रखिए, सोचिए और तब तक स्टिल रहिए, खामोश रहिए, निश्चल रहिए जब तक कि आपका काउंटिंग 12 तक पूरा ना हो जाए। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move around so much. कवि कहता है कि एक बार, for once on the face of the earth, एक बार इस पृथ्वी से रूबरू होने की कोशिश कीजिए। Let's not speak in any language. चाहे हम किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों ना हो, हमें कुछ नहीं बोलना है ना, हमें खामोश रहना है। Let's stop for 1 second. भाई बंधु, 1 सेकेंड के लिए तो खामोश हो जाओ। तुम्हारी भाषा से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी वेशभूषा से फर्क नहीं पड़ेगा। सब जो चाहते हैं कवि वो यही है कि 1 सेकेंड के लिए हम खामोश हो जाएं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को ज्यादा ना हिलाएं। बच्चे, यहाँ पर आर्म्स का डबल मीनिंग है। एक तो है कि उन्होंने कहा है कि हम इनएक्टिव होकर रहें, यानी हम स्टिल रहें, काम रहें, क्वाइट रहें, है ना, मूवमेंट ना करें। तो उसमें क्या है? हाथ पैर का हिलाना। और साथ साथ आर्म्स का दूसरा मतलब है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। जो लोग जंग कर रहे हैं, लड़ाई में हैं,
जो गोला बरसा रहे हैं, जो लोगों को मिसाइल दाग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो 1 सेकेंड के लिए थम जाएंगी, रुक जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या अंजाम होगा, सब कुछ सुखद ही होगा। ओके, सो द थिंग इज, इन दीज लाइन्स द पोएट इंटेंड्स टू डिसॉल्व द बाउंड्रीज of cultures by prohibiting them from speaking any language. इस इन पंक्तियों में कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप चाहे किसी भी वेशभूषा के हों, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, आप सब लोग इन सब बाउंड्री से बाहर निकल कर आइए, इन सब बाउंड्री से को भूल जाइए और 1 सेकंड के लिए एक साथ एक तरफ होकर के सोचिए। He asked them to be still for a while. थोड़े देर के लिए आप सब लोग चाहे जहाँ के भी हों खामोश रहिए, शांत रहिए, एंड नॉट मेक एनी मूवमेंट, और कोई हलचल ना कीजिए, कोई मूवमेंट ना कीजिए, राइट, अ मूवमेंट एट ऑल। ही वांट्स पीपल टू लेट देयर थॉट्स फ्लो फ्री। वो चाहते हैं कि लोग जब इतने देर खड़े रहेंगे, जो फॉर अ वाइल अगर वो शांत रहेंगे तो उनके थॉट, उनका दिमाग कुछ सोचेगा। रिस्पाइट, हर आदमी पीस की तलाश में है, हर आदमी रिस्पाइट चाहता है। भाग दौड़ की जिंदगी से समझना है हमें, जो अभी दौर गुजर रहा है हमको उससे भी सबक लेना है, राइट। थॉट्स फ्लो फ्रॉम फ्री विदाउट एनी रश और हरी, और ताकि आप शांति से अपने चीज़ों को, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, जबकि वहाँ पर कोई हरी ना होगा, कोई दौड़ धूप नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा, कोई वरी नहीं होगा। आप शांति से सारे चीज़ों का जायजा ले सकेंगे, उसका विश्लेषण कर सकेंगे, राइट। तो नाउ इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Beautiful lines. कितनी सुंदर लाइन कवि ने लिखा है कि it would be an exotic moment. बहुत ही अद्भुत समय होगा, वो बहुत ही अद्भुत मौका होगा, समय होगा, जहाँ जब कोई रश नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, जहाँ पर कोई मशीन की आवाज़, मशीन की हलचल नहीं होगी। मशीन से दोनों है, या तो जो स्टेन गन जो लोग चलाते हैं, है ना, उससे भी है ताकत है, और जो फैक्ट्रीज में जो हलचल या आवाज़ आती रहती है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और जब सब थम जाएंगे तो क्या होगा, सब एक समान हो जाएंगे, शांत, एकांत। कितना अच्छा लगता है सुनकर, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक अजूबा सा लगेगा। अरे ऐसी सन्नाटा कभी आपने महसूस किया है? हम लोग कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट लल बिफोर अ ग्रेट स्टॉर्म। जब कोई तूफान बड़ा तूफान आने वाला होता है तो बहुत गहरा सन्नाटा, बहुत गहरी खामोशी छा जाती है। यही वो है कि अब जब सब कोई हम लोग एक साथ होंगे तो इसी तरह की खामोशी फैलेगी। हर कोई फिर क्या है, अपने विवेक को टटोलेगा, जब जोड़ेगा, उसे जगाएगा, सोचेगा क्यों हमने ऐसा किया, क्या ऐसा था जिसने हमें ये सब करने के लिए मजबूर किया। तब शायद हमें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। कवि कहाँ हमें नॉकआउट कर रहा है बच्चे, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, द पोएट सेज दैट इट वुड बी अ डिफरेंट फीलिंग, ये एक अलग सी फीलिंग होगी, और अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू सी द वर्ल्ड, एक दूसरे तरह का अनुभव महसूस करेंगे दुनिया को देखने का, जो कि पूरी दुनिया एक साथ एक ही पल में हॉल्ट में आ गई, यानी चुप हो गई, खामोश हो गई, थम गई, रुक गई। वेयर एवरीथिंग स्टॉप्स, जहाँ पे हर चीज रुक जाती है, एंड एवरीवन कम्स टुगेदर, और जहाँ हर लोग एक साथ हो जाते हैं। इन स्ट्रेंजनेस, एक अजीबोगरीब वातावरण में, ए सडन मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी, और ये क्या होगा, ये ऑल ऑफ अ सडन एक अचानक से इनएक्टिविटी का दौर होगा जिसको आपको समझना है। ऑलराइट, मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी विच द वर्ल्ड हैज नॉट ऑफन सीन, जिसे दुनिया ने आज तक न देखा होगा, न पहले हुआ है न अभी है, आने वाले का पता नहीं। लेकिन कवि हमेशा हमें जागरूक कर रहे हैं, सोचो बच्चों, सोचो, कल तुम्हारा है। अगर आज तुमने नहीं संवारा तो कल तुम्हारा बिगड़ जाएगा। अगर कल हमने ध्यान दिया होता तो आज ये कोविड-19 जिस तरह से हम लोगों को तंग कर रहा है, शायद हम लोग इतना प्रभावित नहीं होते। हम लोगों ने नहीं सोचा। आज देखते अरे वो देखो गंगा साफ हो गई, अरे यमुना में देखो इतना कचरा रहता था, अपने आप साफ हो गई, देखो चिड़ियों की
चहचहाट सुनाई पड़ रही है, ये सब चीज क्या है बेटा, क्या है ये? हम व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, हम लोगों ने क्या बना दिया है, इस दुनिया को कैसा बना दिया है, इसके सिर्फ और सिर्फ हम और आप जिम्मेदार। अगर आज आप सतर्क ना होंगे तो कल और बुरा होगा। जो कल हम लोगों ने गलत किया वो खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आप इससे सीख लीजिए, आप इससे समझ लीजिए कि आने वाला कल आपका है और इसको सजाना, संवारना, समेटना, अपने लिए अच्छा बनाए रखना आपके कंधों पे है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अगर आप रुक जाएंगे तो जितने भी फिशरमैन यानी मछुआरे हैं वो सब के सब रुक जाएंगे और कितने व्हेल्स की जिंदगियां बच जाएंगी, है ना, जो स्लिप कर जाएंगी, निकल जाएंगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो इंसान जो समुद्र में पोलर रीजन में जहाँ पे ठंडा एरिया रहता है, ठंडा सी का पानी रहता है, वहाँ पर वो लोग जा करके जो नमक बटोर रहे होते हैं, है ना, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, उनको भी थोड़ी राहत मिल जाएगी, उनके भी तकलीफज़दा हाथों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। राइट, सो इट सेज fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Alright, कि आदमी जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है वो अपने हाथों को देख पाएगा। By these lines, he means to bring brotherhood not only amongst humans but also a unity amongst the nature and the human beings. ऐसा करने से कवि कहते हैं, कवि दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम आप ऐसा करेंगे तो हम लोग आपस में भाईचारे जैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे, और ये नॉट ओनली अमंग्स ह्यूमंस, केवल इंसानों में नहीं, बल्कि ये बट ऑल्सो अ यूनिटी अमंग्स द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, नेचर के साथ भी हमारा अच्छा तालमेल होगा, है ना। हम हर चीज़ को अगर दायरे में इस्तेमाल करेंगे, उसका केयर करके इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी नेचर फ्रेंडली हमारे साथ होंगे, हम लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। राइट, वेयर द हंटर बिकम्स काइंड टू द प्रे। अब देखिए, हंटर बिकम्स काइंड टू द प्रे, हंटर किसको बोला जा रहा है? फिशरमैन को, और प्रे कौन है? वेल्स। अगर ऐसा हुआ तो ये जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, वो वेल्स को नहीं पकड़ेगा, वो उसके मन में दया आ जाएगी, और वो एक सेकंड जो उसने छोड़ा है वो जिंदगी मिल जाएगी कितने सारे वेल्स को। ऑलराइट, पीपल स्टॉप हर्टिंग अदर्स इन दिस वाइल, और बस एक सेकंड के लिए जो हम लोग रुकेंगे, इतने देर में कितने लोगों को जो नुकसान पहुंचा सकते थे वो सब थम जाएगा, रुक जाएगा, सब हमारे बेहतरी के लिए होगा, हमारे अच्छे के लिए होगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और फिर हम और आप जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं, ध्यान लगाकर सोचेंगे, यार मैंने क्या किया आज तक, तो हमने इनको तंग किया, उनको तंग किया, उनको बर्बाद किया, उनको किया, लेकिन इस एक सेकंड में कितना आनंद महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। यानी एक आपको दैविक या भगवान के तरफ से जो हमारे मन में एक दया की भावना है वो फिर से जागृत होगी, और हम फिर अपने आप को टटोलेंगे, हम फिर से, हमारा मन फिर से स्वच्छ हो जाएगा। ऑलराइट, द ऑप्रेसर्स वुड फॉरगेट टू हर्ट द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर दबाने वाले, जो लोग तंग करते हैं, यानी जो जालिम लोग हैं, है ना, जो तंग करने वाले लोग हैं, है ना, द ऑप्रेसर्स वुड फॉरगेट टू हर्ट द ऑप्रेस्ड। ये जालिम लोग, जो लोग उनके नीचे हैं, उनको दबाना भूल जाएंगे, उन पे दया करेंगे, उन पे रहम करेंगे। एंड द ऑप्रेस्ड वुड फॉरगेट देयर पेन्स, और जब ऐसा होगा तो जिन्हें दबाया जाता है, जिन्हें तकलीफ दी जाती है, वो अपने दुख को भूल जाएंगे, देयर पेन्स। एंड दीज टू क्लासेस ऑफ पीपल वुड कम टुगेदर इन ब्रदरहुड, और जब ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो प्यार, वो ब्रदरहुड, भाईचारा फिर से कायम हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और एक साथ चलेंगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन। Those who prepare green wars, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean coats and walk about with
children, moving ahead. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कवि कहते हैं कि those who prepare green wars, environment के खिलाफ, हरियाली के खिलाफ जो लोग या उनके विरुद्ध जो लोग वॉर करते हैं, यानी लड़ाई, यानी क्या, जो इंडस्ट्री सेटअप किया, ठीक है, गैसेस, ग्रीन गैसेस, जो पॉइजनस गैस वाला जो लोग लड़ने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए, आज ये कोविड भी तो बोलते हैं ना, हम लोग कह रहे हैं ये बायोलॉजिकल, शुरू में तो हम लोगों के दिमाग में ये था कि ये बायोलॉजिकल वेपन आया है हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। यही है, यही दुनिया का सत्य है कि हम अपने जीने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि बड़ा मछली छोटे मछली को निगलने की कोशिश करता है। ये आज का दौर है जहाँ हर कोई चाहता है कि हम सब कुछ, है ना। आप देखिए वर्ल्ड में किम कहते हैं हम, ट्रम्प कहते हैं हम, तो सब में ये जो हम का दौर है और इसी हम ने ही आज दुनिया को बर्बाद करके रखा है। ये आज ही नहीं, पहले से भी चला आ रहा है ये, और यही चीज़ पोएट इस कविता में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि those who prepare green wars, जिन लोगों ने एनवायरनमेंट के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसके विरुद्ध काम किया, क्या, किस तरह का लड़ाई, जो गैस यानी जहरीली गैसों वाला लड़ाई, है ना, कि लोग हिरोशिमा में क्या वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आज तक हिरोशिमा एंड नागासाकी में आज तक उसका इम्पैक्ट है, आज तक। ये क्या है, किसके लिए? हम जिंदा के ऊपर ना राज करेंगे तो जब हम मर ही जाएंगे तो आप क्या राज करोगे, राइट। वॉर्स विद फायर, अगन यानी आग, गोला बारूद, बॉम्ब शेलिंग, मिसाइल्स, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। क्या कहते हैं कवि, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। बेशक आप इस तरह की लड़ाई से, है ना, गैस की लड़ाई से, आग की लड़ाई से, बायोलॉजिकल वेपन की लड़ाई से जीत तो जाएंगे, लेकिन वो जीत नहीं है, क्योंकि आप किस पर राज करोगे जब सर्वाइवर ही नहीं रहेंगे। हम जिंदा हैं इसलिए आप राज कर रहे हैं, जब हम ही नहीं रहेंगे तो आप किस पे राज करोगे। तो हे बुद्धिहीन प्राणियों, सोचो, समझो, समझने की कोशिश करो कि ये पूरी दुनिया हम सबके लिए बनी है, हम सबको एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहना। भगवान ने इसी तरह से सृष्टि को रचा है कि हम सब एक हैं और हमें उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं कर पाते, हमें धैर्य नहीं है, हमें पेशेंस ही नहीं है, हमें टॉलरेंस नहीं है। हम तुरंत में ईगो में ले लेते, वो ऐसा बोला हम देख लेंगे, हमको ऐसा कैसे बोला। ये गलत है। ये छोटी छोटी ईगो ही बढ़कर एक बड़े पैमाने पर जाकर एक बहुत बड़ा नुकसान पूरे पृथ्वी को करती है। किसी एक इंसान, दो इंसान, पूरी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी सबकी है, हम सब उसी पे रहते हैं, हम सब उसकी जननी है। ऑलराइट, सो द विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। और अगर आप ऐसी लड़ाई लड़ोगे तो किस पर राज करोगे जब कोई तुम्हारे सामने जिंदा ही ना होगा जिस पर तुम राज कर सको। ऑलराइट, ये पोएटिक डिवाइसेस में हम इसको फिर डील करेंगे आपके साथ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। कवि फिर कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ ना हो, अगर ये लड़ाई ना हो तो क्या करोगे तुम सब कोई या हम सब कोई, क्या करेंगे, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने नेबर्स के साथ चहलकदमी करेंगे, एक साथ जाएंगे आएंगे, यानी सब भेदभाव को मिटाकर मित्र भाव के साथ एक साथ जिएंगे। कहाँ, इन द शेड डूइंग नथिंग, छाँव में, इस पूरी पृथ्वी के छाँव में एक साथ हम जिएंगे, है ना। और कैसे जिएंगे, जब हम कुछ नहीं करेंगे। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे, हम रियलाइज करेंगे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे, एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। कवि कहाँ हमें बता रहा है,
ये हमारे दिल पर चोट कर रहा है। समझो, हमारे विवेक को झकझोर रहा है। उठो, जागो, समझो हमने इस पृथ्वी का क्या बना दिया है। हम आज कहाँ खड़े हैं? हम एक तबाही के कारगर पर खड़े हैं। आज हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हर तरफ त्राही त्राही मची है। ऐसा बहुत कम देश ही बचा है जहाँ पर ये कोविड-19 या क्या है ये वायरस जो फैला है उसका प्रकोप ना हो। हमको समझना चाहिए बेटा, हम लोगों को इससे ऊपर उठना है। ऑलराइट, सो बाय ग्रीन वॉर्स द पोएट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। ग्रीन वॉर्स जो ऊपर हमने बताया वो क्या है? पोएट कहते हैं कि जो हमने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, है ना, फॉर द सेल्फिश रीजंस, अपने सेल्फिश मकसद के लिए। हमको भाई अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, जो हो जाए, सीवेज हम रिवर में डालेंगे, हम नदी में डालेंगे, ओके, है ना। रीजंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड बाय वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जहरीले गैसों वाला, है ना, या फिर अग्निशमन वाला। He means to speak about wars with humans that humans had fought against each other in the past and present. कवि यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी लड़ाई जो मनुष्य ने पहले भी लड़ी है, इन सब चीजों से जो पहले भी लड़ी है और जो आज भी लड़ रहे हैं, है ना, हमें उन सब चीजों को एक पूर्ण विराम देना है, एक ठहराव देना है, उन्हें रोकना है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी जिंदा रहे, हमारी पृथ्वी हमसे प्यार करे, हम इस पृथ्वी पर अच्छे से जिए, तो हमें इस तरह की लड़ाई को बिल्कुल बिल्कुल रोकना होगा। He puts forward the irony of the wars where everyone experiences a loss and the victory becomes the result for the sake of ending the wars. और ये एक त्रासदी है अपने आप में कि ऐसे जिस तरह की लड़ाइयों में जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उनके मुंह से आपने सुना होगा, जब भी किसी तरह का कहीं भी लड़ाई होता है तो दंगे फसाद होते हैं तो त्राही ही मचती है, लोगों का नुकसान ही होता, फायदा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ईगो के लिए हम लड़ते हैं। हमें अपने ईगो को छोड़ देना चाहिए, अपने ईगो को मिटाकर एक साथ एक होकर के इस पृथ्वी पर जीना है। ऑलराइट, एंड द विक्ट्री बिकम्स अ रिजल्ट फॉर द सेक ऑफ एंडिंग द वॉर्स। और वॉर खत्म कब होता है? भाई हमने जीत लिया, ये कंट्री मेरा हो गया, हा 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 हा, हम तो राजा हो गए। किसके राजा भाई? कितने मरे? तुम सबको बचा करके राजा बनते, बहुत बड़ी बात थी। सबको आपके खुशी खुशी प्रजा बनते, लेकिन आपने कहाँ अपनी बुनियाद खड़ा किया है? लाशों के ढेर पर। और खून बहता खून कभी लाएगा नहीं जाता, वो उबलता है, वो जवाब देता है, वो अपना बदला लेता है। राइट, नेरुडा asked them to put on clean clothes. नेरुडा कहते हैं भाई मेरे, बंद करो ये सब, निकलो, स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनो, है ना। वॉक विद देयर एनिमीज, अपने दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी साथ साथ चलो, उनसे भाई जैसा व्यवहार करो। और उसी छांव के नीचे, ये जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसी छांव के नीचे हमें चलना है, विच मीन्स पीस एंड लव टुवर्ड्स नेचर, डूइंग नो वायलेंस। जिसका तात्पर्य कवि कहते हैं क्या है? सुकून, शांति, है ना, नेचर के साथ प्यार और कहीं कोई हंगामा नहीं, नो वायलेंस एनीवेयर। Now, what I want should not be confused. I think we are moving towards the last phase of the poem. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. कवि कहते हैं What I want should not be confused. बच्चों, हम ये तुमको नहीं कह रहे हैं कि तुम टोटल एक्टिविटी का मतलब कि तुम कुछ नहीं करो, निश्चलता नहीं है, राइट, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है विथ टोटल एक्टिविटी, आपको एकदम से कुछ नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी क्या है? हमें जीने के लिए मिला है, हमें उसके साथ जीना है, लेकिन शांति के साथ, प्यार के साथ, सद्भावना के साथ, मिलजुल कर पर्यावरण की रक्षा करते हुए, क्योंकि हम उसी पे निर्भर हैं। ऑलराइट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैंने टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ से नहीं जोड़ा है,
टोटल इनएक्टिविटी डज नॉट मीन डेथ, मतलब खामोशी है थोड़े देर के लिए, मौत नहीं है। ओके, द पोएट here tries to clear his intentions about being still, which does not mean total inactivity according to him. कवि कहते हैं कि मेरा यहाँ पर इंटेंशन टोटल इनएक्टिविटी का नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी वुड मीन नॉट डूइंग एनीथिंग। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होगा हम कुछ नहीं करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है, डूइंग एनीथिंग एट ऑल। बट द पोएट वांट्स द रीडर्स टू बी स्टिल, बल्कि पोएट ये चाहता है कि आप लोग खामोश हो जाएं, शांत हो जाएं और सोचें। द पोएट सेज दैट हिज मैसेज इज अबाउट लाइफ। सोचें, क्योंकि मेरा संदेश जिंदगी के लिए है, लाइफ के लिए, एंड ही डज नॉट वांट पीपल टू थिंक अबाउट डेथ। और वो फिर से इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि मैं डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा शांत होकर सोचो, क्योंकि मेरा तो जिंदगी से ही नाता है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, है ना, जिंदगी से ही है। क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टिल मतलब ठहराव है, इनएक्टिविटी सिर्फ ठहराव है, डेथ नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of the threatening ourselves with death. Right? कवि यहाँ पर कहते हैं कि if we were not single minded about keeping our lives moving, अगर हम लोग सब एक साथ एक मत होकर के अपने लाइफ में चलते ठहराव नहीं लाएंगे, चलते चले जाएंगे चाहे जो हो जाए, तो बर्बादी ही बर्बादी होगी। इसलिए हमें ठहराव लाना है, हमारी सोच को पकड़ना है, कैद करना है, थोड़ा शांत होना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और जब हम ऐसा करेंगे और जब सब हम लोग एक साथ इस तरह से करेंगे तभी इस बात का एहसास होगा। और क्या होगा जब ऐसा करेंगे, तो वहाँ पर एक ह्यूज साइलेंस, एक पूर्ण शांति का एहसास होगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, एक पूरी शांति, पूर्ण शांति का एहसास जब होगा तो हमारे अंदर भी बहुत सारे जो ग्लानियाँ हैं, जो हम लोगों को तकलीफें हैं, लॉस है, पेन्स है, उन सब का भी हम आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ द थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और तभी हम शायद अपनी जिंदगी के साथ जो एक मौत का साया लेकर जी रहे हैं, शायद हम उससे अपने आप को बचा सके, उससे बाहर निकल सके, क्योंकि हम सोचेंगे कि हमें मौत इस तरह से नहीं चाहिए। जिंदगी हो तो खुशहाली के साथ हो, है ना, ग्रीनरीज हो, हम एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ दें, एक दूसरे को समझें। दैट इज द पोएट सेज दैट द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज टू स्टे अलाइव। बेसिक पर्पस मेरा है कि आप सभी लोग जिंदा रहिए। बातें हम लोग डेथ की नहीं कर रहे हैं, जिंदगी की कर रहे हैं, जिंदगी की जिंदा रहना है। एंड हेंस दे वर्क टुवर्ड्स इट, और इसीलिए उसी की तरफ आप आगे बढ़िए। दिस सिंगल माइंडेड पर्सपेक्टिव अबाउट सर्वाइवल हैज लेड टू ए मैड रश टू फिनिश ऑल द टारगेट्स इन लाइफ। वेरी ट्रू। और यही सिंगल माइंडेड एक आदमी होकर हम ईगो, यही है जो हमें बार बार आगे ले जाता है और हम लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, अपने कदम के नीचे उनको रौंदते जाते हैं, क्रश करते जाते हैं। नहीं कहता है कि अगर आप एक मिनट रुक जाओगे तो जो मैड रश है अपनी टारगेट को पूरा करने का, वो थम जाएगा, वो रुक जाएगा। थोड़ा विवेक से काम लोगे तो तुम्हारे अंदर का सवाल जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें क्या अच्छा करना चाहिए। If people slow down and ponder about themselves, a huge silence might come between the sadness of never being able to recognize or appreciate ourselves. कभी फिर कहते हैं कि अगर आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओगे, थोड़ा थम जाओगे, तो तुम्हें पॉन्डरिंग, सोचने का मौका मिलेगा। तुम सोचोगे और ये भारी साइलेंस, जो ह्यूज साइलेंस है, खामोशी है, वो तुमको फिर से तुम्हारे दुख और never being able to recognize, जिसको तुमने आज तक नहीं देखा, नहीं समझ पाया, उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश, यानी इंट्रोस्पेक्शन से तुमको समझ में आएगा कि तुमको क्या करना चाहिए। मौका मिलेगा तुमको अपना इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन करने का, और तुम्हें जवाब भी मिल जाएगा। He says that death is a threat to us. मौत एक थ्रेट है हम सभी लोगों के लिए, as we fear that we might not be able to accomplish our task of survival. और क्यों है ऐसा ये डर हमें?
मौत का डर हमें क्यों है? हम क्यों बार बार ये सोचते हैं कि बाप रे टाइम पता नहीं कब मौत आ जाए, हमारे पास तो इतना ही समय, हमको ये काम पूरा करना है। भाई हमको तो इस कंपनी का एकदम हेड बनना है, डायरेक्टर बनना है, और यही सोच है लेकर आप बढ़ रहे हैं। आप उसके नीचे कितने लोगों को आप क्रश कर रहे हैं, मार रहे हैं? नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक कंपनी में एक बंदा काम करता था, प्रमोशन हुआ, बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतना काम का बढ़ गया कि बेचारा उस दौड़ में पीछे रह गया, उसका हैमरेज हो गया। कहाँ गया? कहाँ गया? क्या वो जिंदा है आज? तो लालच भी इतनी नहीं होनी चाहिए, और अपने उनके ऊपर वालों को भी ये चीज़ सोचना है कि थम के चलो, ठहर कर चलो, जिंदगी का लुत्फ लो, जिंदगी से प्यार करते हुए आगे बढ़ो, सब चीज़ को साथ में लेकर चलो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी नहीं है, वो ऊपर वाले की देन है। उसको समझदारी से, प्यार के साथ ऊपर वाले को याद करते हुए आगे बढ़ो। ऑलराइट? Now, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now, कवि कहते हैं कि शायद पृथ्वी हमें ये सबक सिखा सकती है, क्योंकि कवि यहाँ पर पृथ्वी को पर्सनलाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पृथ्वी को यहाँ पर एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर की तरह उन्होंने समझाने की कोशिश की है। Perhaps the earth can teach us, पृथ्वी हमें यह सबक सिखाएगी, as when everything seems dead, जब हर समय, हर जगह, हर चीज मरी हुई लगती है, मृत लगती है, सन्नाटा रहता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो हर दिन बाद देखते हैं कि फिर से जिंदगी उपज पड़ी। यानी यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो इन लाइंस के बीच में छुपी हुई है। कहते हैं कि जब पतझड़ का मौसम आता है, सारे बीज झड़कर पृथ्वी में दफन हो जाते हैं। फिर बसंत ऋतु जब आती है, यानी फिर बारिश होती है, मौसम आता है, तो आप देखते हैं कि पौधे अपने आप, आपने लगाया नहीं है, वो अपने आप उगने लगते हैं। यानी ऊपर से शांत दिखने वाला पृथ्वी अंदर अंदर अपना काम करता रहता है। ये हमें सबक सिखाता है कि हम ऊपर से देखने में जितना शांत लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डेड हैं। कभी इसी खामोशी की बात करा, काम चलता रहता है, हम डेथ नहीं होते हैं। इनएक्टिविटी का मतलब डेथ नहीं है, हमें करते रहना है। यानी ऊपर से शांत दिखने वाला पृथ्वी अंदर अंदर अपना काम करता रहता है, और डोर्मेंट सीड्स जो दबे रहते हैं, वो फिर मौसम जब बाहर आता है वो फिर से उग आते हैं, है ना। Everything seems dead and later proves to be alive. फिर धीरे धीरे मौसम जब बदलता है तो फिर से एक पौधे के रूप में, नन्हे पौधे के रूप में उगकर खिलकर बाहर आते हैं। यही पृथ्वी का संदेश है। These lines provoke humans to learn from nature. कभी इन लाइंस के थ्रू हम आप सबको प्रोवोक करने की कोशिश करता, उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा, ये बताने की कोशिश कर रहा है as what is seen dead rejuvenates and lives again, कि आज जो चीज आपको मृत दिख रही है वो फिर से जन्म लेती है, फिर से अपने जोश में आती है, फिर से अपने पांव फैलाती है, जिंदा हो उठती है। The wind covers the tree with cold and it appears as if there is no life left in the environment. जब ठंड का मौसम आता है तब हर तरफ ठंड से, बर्फ से सब चीज ढक जाता है, लगता है कि जिंदगी है ही नहीं, थम सी गई। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। बट एज द साइकिल क्लाइमेट टर्न्स, जैसे ही क्लाइमेटिक चेंज आता है, आप देखिएगा द एनवायरनमेंट कम्स अलाइव। जो बर्फ से ढका हुआ है वो फिर से छटता है, और फिर से देखिए कि जिंदगी सामने आती है। अर्थ गोज थ्रू साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये पृथ्वी भी इसी लाइफ और डेथ के साइकिल की तरह घूमती चलती है। एक बीज जो पहले दफन हो जाता है, गिर जाता है, जो एम्बेडेड हो जाता है, फिर मौसम बाहर आता है और वो फिर से उग जाता है। यही संदेश है। एंड स्टिल कंटिन्यूज its journey, it moves on and becomes alive once again. और यही उसकी जिंदगी की, पृथ्वी की दिनचर्या है, जिस तरह से वो चलती रहती है और फिर से जिंदा हो जाती है। Next is the very last line of the poem, very touching, sending a message, है ना। Now I'll count up to 12. Now I'll count up to 12. And you keep quiet and I will go. कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया, मैंने आपको बता दिया कि जिंदगी क्या है ना। कीपिंग क्वाइट, कीप क्वाइट करने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है, सोचो समझो, है ना। इसलिए 12 सेकेंड तक काउंट करने की कोशिश करो, 12 तक काउंट करने की कोशिश करो, और हम अब चले ताकि तुम अब
शांति से इस बारे में सोचो। यू थिंक। हियर द पोएट ट्राइज टू मेंटेन द थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट टुवर्ड्स द एंटायर पोएम। यहाँ पर पोएट थर्ड पर्सन की तरफ से आपको आकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाबू हम अब चले, अब ये तुम्हारा है, ये पृथ्वी तुम्हारी है, तुम पृथ्वी के हो, तुम समझो तुम्हें क्या करना है। इसलिए अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को संभालने की कोशिश करो। एंड ही ट्राइज टू क्वाइटली लीव द सीन, और वो चुपके से इस सीन से बाहर निकलना चाहते हैं। एज ही हैज इनिशिएटेड द थॉट प्रोसेस एंड पास द मैसेज। और हम ये देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे से, कितनी सुलझे हुए ढंग से कवि ने हमें ज़िंदगी की सच्चाई झलकाने की कोशिश की है। बेटा भाग दौड़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आकांक्षाएं ऊपर ज़रूर रखो, लेकिन दूसरों को क्रश करके आगे बढ़ना नहीं। थम कर जाओ, ठहर कर जाओ, साथ में मिलकर चलो। आपने एक कहानी पढ़ा होगा कि एक रेस हो रहा था डिसेबल्ड बच्चों का। एक बच्ची जो है वो गिर जाती, सब लोग एक साथ दौड़ते हैं, एक बच्ची गिर जाती है, पीछे मुड़कर एक दोस्त देखती है कि मेरी वो दोस्त गिर गई है। वो आगे थी, वो चाहती तो आगे जाकर फर्स्ट आ सकती थी, लेकिन वो फिर लौट कर पीछे आती है, अपने दोस्त को उठाती है, और जब वो लौटती है तो सारे के सारे बच्चे चले आते हैं और सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर फर्स्ट पोजीशन में आते हैं। यही प्यार है, यही संदेश है। कवि यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आज भी इस कोविड-19 के प्रकोप में जो हम लोग उलझे हुए हैं, एक कोरोना वायरस जो हम लोगों को तंग कर रहा है, यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करो। ये एक महामारी है, एक बीमारी है, उससे भी प्यार चाहिए। लोग दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं, लोग हटा दे रहे हैं, लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है बेटा। हाँ, यही ज़िंदगी है, हम सब एक साथ पले हैं, एक साथ बढ़ेंगे। किसी को कुछ कर देने से कभी घटता नहीं है, कम नहीं होता है, ऊपर वाला और से और नवाजता है, और से और देता है। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी एक साथ मिलकर, मिल्लत भाव से एक साथ होकर के आगे बढ़ें। यही संदेश है इस कविता का, कीपिंग पॉइंट, जिसको पैब्लो नेरुदा ने आपके लिए पेश किया है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं। इस कविता में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, यानी आपको मालूम ही होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या है ना। इसमें आप देख लीजिए कि अब हम जो आपके सामने इस कविता में जो जो चीज़ें यूज की गई, हमने सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। एलिटरेशन क्या है? एलिटरेशन वर्ड्स बिगिनिंग विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक पीटर, पाइपर, पेग एंड a peck of pickled peppers, यानी रेपिटेशन साउंड ऑफ व्हाट? पी का रेपिटेशन साउंड है, इसको हम एलिटरेशन बोलते हैं। राइट, ठीक है ना। इसमें जो यूज किया कविता में आप देखिएगा कि ये है सडन स्ट्रेंजनेस, अगेन एस एस, हर्ट हैंड्स एच एच, क्लीन क्लोथ सी सी, और भी है, हमने सिर्फ तीन ही यहाँ पर इकट्ठा किया आपके लिए। ऑलराइट, फिर आप देखिएगा दूसरा जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, पैराडॉक्स। इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच ए स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, जो एक दूसरे को काटता है। लाइक विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, एग्जांपल हमने दिया है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इट इज अ पैराडॉक्स एज ऑपोजिट आइडियाज आर एक्सप्लेन्ड इन दिस फ्रेज। कैसे ऑपोजिट आइडियाज को एक्सप्लेन किया गया है? क्या है कि विक्ट्री, जीत तो जाओगे, किस पर जीत? जब कोई जिस पर तुम राजी करने वाला ना हो। मृत्यु लोग में मरे हुए लोगों पे राज करोगे या राज करने के लिए जिंदा लोग चाहिए? सो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इसे हम पैराडॉक्स बोलते हैं। नाउ पर्सनिफिकेशन, जो हमने आपको अर्थ के लिए बताया था, इसे कहते हैं ह्यूमन क्वालिटीज गिवन टू ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या चीज को एक इंसान की तरह समझते हैं, देखते हैं, है ना। जैसे अर्थ हियर इट इज डिपिक्टेड as an instructor, a teacher to us। जैसे अर्थ हमें सिखाता है, the earth will teach us। जैसे अर्थ एक इंसान है जो हमें कुछ सिखाएगा, हमें कुछ बताएगा। Alright, next, once again summing up of the poem, main points, the poet urges us to count well and be still। poet हमें कहता है कि 12 तक काउंट कीजिए और खामोश रहिए। For a moment we should stop talking in different languages, we should not move our arms so much। वो कहता है कि 12 तक गिनती तक आप सब खामोश रहिए और अपने हाथ पांव सब नहीं चलाइए, मत हिलाइए। हाथ पांव, आर्म्स यहाँ पर दो मीनिंग हमने बताया था कि आर्म्स एंड नेशंस, जो जंग लोग कर रहे हो वो लोग भी, है ना, वो लोग भी रुक जाएं, है ना। द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल बी फैसिनेटिंग मोमेंट, और ये जो खामोशी का दौर होगा बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही एक्सोटिक होगा, फैसिनेटिंग होगा।
It will be a moment of complete silence without rush and the noise of the machine. और ये ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं, ना मशीन की धूम धाम भ्रम, ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल, शांत वातावरण. Fisherman will not harm whales. हाँ बच्चों, तो the moment of stillness will be fascinating moment. Fascinating क्यों? शांति हर जगह, इतना अजीब, इतना प्यारा, इतना सुखद, इतना exotic, इतना captivating. It will be a moment of complete silence without rush and the noise of the machine. कहीं से भी कोई मशीन की आवाज़ नहीं, कोई भाग दौड़ की आवाज़ नहीं, किसी हल्ला बल्लू की आवाज़ नहीं. Nothing, nothing, nothing. Silence, silence, silence. Fisherman will not harm whales in the cold sea. और कोल्ड सी कहाँ? पोलर रीजन में, है ना. कोल्ड सी वहाँ पर पोलर रीजन के पास जो समुद्र है उसे कोल्ड सी रेफर किया गया है. तो मछुआरे भी, है ना, अपने मछुआरे लोग भी वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, है ना. द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स. जो इंसान वहाँ पर ठंडे उसमें पानी में नमक को बटोर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उसके भी हाथ को थोड़े देर के लिए आराम मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी. Those who are indulging in different kinds of wars should be still for sometimes. और बाकी जो लोग जो तरह तरह के वॉर में लगे हुए हैं, जैसे हमने ग्रीन वॉर्स पढ़ा, गैस वॉर्स पढ़ा, फायर वॉर्स पढ़ा, तो ये सारी, उसके अलावा भी और कुछ है जो हमारे दिनचर्या में रोज़ के वॉर है जो हम लोग झेलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन है. ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए थम जाएगी और पृथ्वी फिर से एकदम स्वच्छ, जैसे आज पृथ्वी फिर से स्वच्छ हो गई है. पृथ्वी अपने आप को हर 100 साल के बाद ठीक कर लेती है ना. ये हम मनुष्य हैं जिसे बर्बाद करते हैं. Let them come out in the best dresses with their brothers and walk under the shady trees. कवि कहता है कि अब जब ऐसा होगा तो फिर ये लोग सब एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार रखेंगे, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर एक ही शेड के नीचे एक साथ अपने दुश्मनी भी भूलकर दोस्तों की तरह एक साथ भाईचारे के साथ shady trees के नीचे चलेंगे. But stillness should not be confused with total inactivity and death. अभी यहाँ पर फिर बोलते हैं कि देखो बेटा, हम inactivity का मतलब death नहीं बोल रहे हैं, है ना. हम सिर्फ inactive का मतलब थोड़े देर के लिए शांत, थोड़े देर के लिए काम, थोड़े देर के लिए सन्नाटे में एकदम मेडिटेटिंग पोजीशन में आकर के सोचने की कोशिश कीजिए. टोटल डेथ नहीं, टोटल इनएक्टिविटी डेथ नहीं है, मृत्यु नहीं है. ऑलराइट, द पोएट हैज नॉट एसोसिएशन विद डेथ. यहाँ पर पोएट का कोई भी ऐसा मकसद डेथ से जुड़ा हुआ नहीं है. कॉन्स्टेंट मूविंग डजंट डू अस एनी गुड. हर समय दौड़ भाग जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता. कहीं तो जिंदगी में एक ठहराव होना चाहिए, कहीं तो अपने आप में एक सुकून की तलाश हम लोग करते हैं, वो मिलना चाहिए. ऑलराइट. Now men can't understand themselves and keep on threatening themselves with it. देखिए अफसोस 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 की बात यह है कि हम मनुष्य जिन्हें भगवान ने परम ज्ञानी बनाया है, सोशल एनिमल. व्हाई वी आर कॉल्ड एज सोशल एनिमल? बिकॉज ऑफ द रीजनिंग माइंड दैट वी हैव गॉट. भगवान ने जो हमें रीजनिंग माइंड दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम कहाँ हैं? अपने आप को ही मौत के लिए थ्रेटन करते रहते हैं, मौत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं. एक दौड़, हमें वहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ पर, भाई मेरा स्वास्थ्य अभी परमिट नहीं कर रहा, हम 10 सीढ़ी के बाद आगे नहीं चल सकते. नहीं, हमको वहाँ पर टॉप में जाना है और हम उसमें ताकत लगा के. मालूम हुआ कि आप लास्ट सीढ़ी के पहले धराशायी हो गए, मृत्यु हो गई, तो क्या ये आपकी जीत है? नो, नॉट एट ऑल. ऑलराइट. If they keep quiet and be still, a long silence can do a lot of good. I'm sorry again with printing mistake. Good to them. और अगर हम सभी लोग खामोश रहें, शांत रहें, एक गहरा सन्नाटा अगर हो, तो हम बहुत कुछ अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं, कर सकते हैं. The earth is a symbol of life under apparent stillness. फिर से वही बात कि अर्थ अपना, कवि ने अर्थ को सिंबलाइज किया है किस चीज के लिए, कि कैसे वो शांत रहकर हमें फिर से नया जीवन दिखाती है. When everything seems dead, जब हर चीज मृत्यु को जैसा लगता है, जब सब चीज लगता है कि खत्म हो गया, फना हो गए, मिट गया है, तब देखते हैं कि जिंदगी फिर से पृथ्वी के नीचे से जन्म ले रही है. यानी वो सीड जो कभी पतझड़ में उन जमीन के अंदर दब गए थे, दफन हो गए थे, माहौल बदला, वातावरण बदला, सीजन चेंज किया और अचानक से फिर वो सब स्प्राउट अप कर गए, ब्लूम करने लग जाते हैं. सो द अर्थ गोज ऑन अंडर एपरेंट स्टिलनेस. तो पृथ्वी के अंदर की दुनिया हलचल जो है वो चलती रहती है, ऊपर से शांत है. कहाँ है? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं, पर
अरे यहाँ पर कहाँ से आ गया, लेकिन अंदर अंदर सब चीज चल रहा होता है। और समय जब आता है तो उसी पृथ्वी के अंदर से जमीन को फाड़ कर जर्मिनेट करता है, बाहर निकलता है, स्प्राउट अप करता है। ये है कि यही कवि कहना चाहता है कि शांति में भी हम जिंदगी ला सकते हैं। हमें जिंदगी के बारे में सोचना है, हमें अपने आप के बारे में सोचना है। राइट। अब मेन पॉइंट्स खत्म हुआ, मैं अब आपको एक्सट्रैक्ट दे रही हूँ, है ना। ये पोएम का ही एक्सट्रैक्ट है। Perhaps the earth can teach us, as then everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. What does the earth teach? अर्थ क्या पढ़ा रहा है, क्या बता रहा है? अर्थ को हमने पहले भी कहा कि पर्सनिफाई किया गया है, ये इंस्ट्रक्टर है, ये टीचर है, ऑलराइट। ये हमें एक टीचर की तरह बता रहा है। क्या बता रहा है? अर्थ टीचेस अस टू रिमेन काम ऑन द सरफेस। ऊपर से काम रहो, शांत रहो, काम करना है करो, लेकिन ऊपर से शांति, है ना। बट विदिन द जर्नी दैट ब्रिंग्स द चेंज इज ऑलवेज गोइंग ऑन नॉन स्टॉप। लेकिन जो चीज़ आपको करना है उसकी प्लानिंग अंदर अंदर आप करते चले जाइए। बाहर से स्वस्थ दिखिए, बाहर से शांत दिखिए, अपनी प्लानिंग को लेकर चलिए, यानी शांति से काम कीजिए, भाग दौड़ में नहीं। ओके, नाउ व्हाट डज पोएट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12? काउंट अप टू 12 तक काउंट करने से हमें क्या मिलेगा, क्या बताते हैं पोएट? द पोएट इज गिविंग अ सर्टेन टाइम टू द रीडर टू कीप क्वाइट। पोएट हम लोगों को थोड़ा समय दे रहे हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, रिट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने मेडिटेट करने के लिए, पॉन्डर करने के लिए, थिंक करने के लिए कि हम अपनी जीविका को, जिंदगी को कैसे चलाएं, क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या नहीं है। राइट। रेस्ट ऑफ द वर्क इज अप टू द रीडर। बाकी तो हम सबके ऊपर है। कभी तो सिर्फ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हम लोग उसको कैसे अपनाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, हम पे डिपेंड करता है। बाय आस्किंग अस टू कीप क्वाइट द पोएट्स वर्क इज ओवर। और पोएट कहते हैं कि मेरा काम था आपको समझाना, बताना कि भाई चुप रहो, शांत रहो, कीप क्वाइट। ये जो है आपको क्या दे रहा है? मेंटल पीस। आंख बंद करके घर के कोने में खड़े हो जाओ, आंख बंद करके देखो कितना सुकून मिलता है, एक शांति तुम्हारे आसपास घूमती है। ऑलराइट, यही है कवि का उद्देश्य। By asking us to keep quiet, the poet's work is over. He has conveyed what was to be conveyed. उसने कह दिया है जो उसे कहना चाहिए था, यानी आप शांत भाव से रहिए, शांति प्रिय बनिए, शांति से काम कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, what is the significance of keeping quiet? चुप रहने का क्या है? It is important to keep quiet because it will enable us to look within ourselves and understand what we are really looking for. चुप रहने से क्या होगा? क्या इंपॉर्टेंस है चुप रहने का? जब हम चुप रहेंगे तभी तो कुछ सोचेंगे। हम हर समय बक करते रहेंगे, if I keep on talking all the time, will I be able to think? Not at all. Both things cannot go together. दोनों काम एक साथ नहीं सकती। किसी चीज को सोचने के लिए मुंह को दाबना है, हाथ पैर को बांधना है, तभी आप अच्छे से उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और तभी कोई अच्छा स्टेप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो वी कैन देन फाइंड सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, और तभी हमें कोई अच्छा सॉल्यूशन, कोई अच्छा आंसर मिल सकता है। एक्सप्लेन the second and third line of the extract here. है ना, second and third line क्या था? The earth seeds, alright, seeds which lie dormant start germinating. कि जो पृथ्वी देखने में ऊपर से लगता है कि अरे सोई नहीं, इसमें तो कोई जान नहीं है, इसमें कोई हलचल नहीं है, इसमें कोई सीड तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है, लेकिन टाइम आते आते वो अपने आप को प्रूव कर देती, साइलेंटली, धीरे से, चुपके से वो अपना क्वालिटी, अपने कैलिबर को दर्शा देती है। जब वो पृथ्वी को फाड़ कर बाहर निकल कर आती है, स्प्राउट अप करती है, एक पौधे के रूप में आपके और हमारे सामने आती है। द अर्थ कैरीज ऑन इट्स वर्क। सामने से, ऊपर से शांत दिखने वाला पृथ्वी अंदर अंदर अपने दिनचर्या का काम करता चला जाता है, और जैसे ही मौसम बदलता है फिर से वो सीड, वो बीज जो दफन हो चुका था, जो मरा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिंदा हो उठता है, उससे एक पौधा, नन्हा पौधा खिल उठता है, बाहर निकल जाता है। और यही कवि कहना चाहते हैं कि बेटा जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, शांति के साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है। हर चीज़ दौड़ से नहीं मिलती, हमें अपना जायज़ा लेना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, समझने की कोशिश करना है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, और तब कोई सॉल्यूशन निकलता है। आगे आपके लिए कुछ होमवर्क है ना। Why does Pablo Neruda urge to keep us still? अभी आपको हमने पूरे कविता में समझाया है क्या
क्यों हमें वो कहते हैं कि खामोशी? ताकि आप सोच सकिएगा, एक शेड के अंदर आ सकिएगा, भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ जी सकिएगा। हाउ कैन सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज हेल्प? जब हम कोई काम कर रहे हैं, सस्पेंशन मैंने कोई काम का छोड़ना है ना, तो जैसे कहा गया कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को पकड़ना छोड़ देंगे, फायरमैन जो फायर लगा रहे हैं, जो मिसाइल छोड़ रहे हैं, सब कोई रोक देंगे, तो क्या होगा? ठहराव आ जाएगा, कितने लोगों की जान बच जाएगी, तो इट विल डू गुड, है ना, इट विल हेल्प अस। व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट द पोएट पैब्लो नेरुदा विश फॉर? कौन सा वो मोमेंट है, एक्सोटिक मोमेंट, मंत्र मुग्ध कर देने वाला समय कौन सा है जब वो कहते हैं कि एक ही शेड के नीचे 12 तक सब कोई काउंट कीजिए, और तब एक स्ट्रेंज सडन स्ट्रेंजनेस, शांति आएगी जो एक सडन स्ट्रेंजनेस का एहसास दिलाएगी। जब आप सब लोग, हम लोग कुछ ना करके सिर्फ मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे, खामोश रहेंगे, तो क्या होगा? एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैलेगी, और इसी खामोशी में हम लोग एक दूसरे को देखेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, अपने आप से सवाल जवाब भी करेंगे और सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। What does the poet say about different kinds of wars? पोएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स के बारे में क्या कहता है कि ये जितनी भी तरह की लड़ाइयाँ हैं उसे बंद करो, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कुछ नहीं देता। कौन कौन से वार की बात की है ना? वॉर्स विद गैस, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, कि ये सब चीज़ें बंद करो। ये 3 को उन्होंने मेंशन किया, लेकिन उसके अलावा भी है। जिंदगी के हर राह पर हम बहुत से चीज़ों से लड़ते हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए। इन सभी वॉर्स के बारे में उनका तात्पर्य है कि अपने आप को रोकना है, समझना है और एक सही दिशा लेकर आगे बढ़ना है। व्हाट ऑल्टरनेटिव डज ही सजेस्ट? और कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी तो हम सबको क्या करना है? एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ जिएंगे, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर, हाथों में हाथ डालकर, मुस्कुराते हुए इसी पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए, हंसते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ये कविता आपकी इसका क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की ख़त्म होती है, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।